देवरानी को बहन मानने वाली जेठानी। अरे ओ मेरी माशूका, तुम्हारे बिना तो मेरा जी नहीं लगता। थैंक यू सो मच डियर नीलेश। मेरे लिए भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। अब इतना कहकर नीलेश बिंदिया को लेकर कमरे के अंदर घुस जाता है। माँ, पापा के साथ वो लड़की कौन थी? हाँ, मम्मी और पापा के अंदर से शराब की बदबू आ रही थी, जैसे उन्होंने शराब पिया हो। अरे मम्मी चलिए ना, अंदर चलते हैं। अंदर क्या हो रहा है पता करते हैं। अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम इन सब बातों को ज्यादा नोटिस मत किया करो। वो लोग किसी मीटिंग के पर्पस से यहाँ आए हैं और तुम चलो मेरे साथ लिविंग रूम में। आज हम लोग वहीं सो जाएंगे। अब साधना अपने बच्चों के साथ लिविंग रूम में आराम करती है। अब अगले दिन नीलेश की गर्लफ्रेंड कमरे से बाहर निकलती है। हेलो आंटी, आप सारी रात मेरे पापा के साथ क्या कर रही थी? हाँ आंटी, आप जब भी घर आती है तो मेरे पापा मेरी मम्मी को कमरे में नहीं जाने देते। आंटी चुप क्यों हो? बताइए ना, आप मेरे पापा के क्या लगती है? माइंड योर लैंग्वेज, डोंट से आंटी। आई एम नॉट योर आंटी, ओके? मैं तुम्हारे पापा की गर्लफ्रेंड हूँ। अब इतना कहकर बिंदिया वहां से चली जाती है। वहीं नशे की हालत में नीलेश कमरे से बाहर आता है। पापा, पापा गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? वो आंटी कह रही थी कि आपकी वो गर्लफ्रेंड है। हाँ पापा, गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? हाँ पापा, ये गर्लफ्रेंड क्या होती है? और आप शराब भी पीते हो ना पापा? तभी वहां साधना आती है। अरे तुम तीनों पागल हो गए हो क्या? चलो, तुम्हारे स्कूल को लेट हो रहा है। अब साधना अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाती है और घर में आती है। ये सब क्या है नीलेश जी? आप अपनी हरकतें कब सुधारेंगे? हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। अगर आपको यही सब करना है तो घर के बाहर किया कीजिए। अब नीलेश खींचकर अपनी पत्नी के गाल पर चमाट लगाता है। चुपचाप इस घर में रहकर अपने तीनों बच्चे पाल ले, वरना धक्के मार कर तुझे तीनों बच्चों के साथ इस घर से बाहर कर दूंगा और फिर तुझे कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अब बच्चों की वजह से नीलेश के सारे अत्याचार साधना चुपचाप सहती रहती। धीरे धीरे बच्चे जवान हो जाते हैं और साधना के दोनों बेटों पर अपने बाप का बुरा असर पड़ता है। 30 साल की उम्र में साधना के बेटे कैलाश और अंकित पहली बार घर में नशे की हालत में लड़कियों के साथ घर आते हैं। कैलाश, तुम्हारा कमरा कहाँ है? मुझे जल्दी से कमरे में ले चलो, मुझे आराम करना है। हाँ डार्लिंग, गिव मी सम टाइम, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें अंदर। और अंकित, मैं अब और नहीं चल सकती। क्लब में डांस करते करते मेरे पैरों में दर्द हो चुका है। हाँ बिल्कुल, चलो ना, कमरा ये रहा। अब दूर से शिप्रा और साधना। माँ, ये सब क्या है? पापा भी ऐसे ही थे और अब भाई भी नशे में लड़कियों के साथ घर आ रहे हैं। आप उन्हें रोकिए प्लीज। अब साधना अपनी बेटी के साथ अपने बेटों के पास आती है। ये सब क्या है बेटा? तुम दोनों नशे की हालत में इन लड़कियों के साथ घर के अंदर कैसे आ सकते हो? What the hell is this? तुम्हारे घर में प्राइवेसी नहीं है क्या कैलाश? तभी कैलाश अपनी माँ को धक्का मारता है और अंकित बियर की बोतल फर्श पर तोड़ता है। गेट लॉस्ट मम्मी, मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब साधना ये सब देखकर डर जाती है। वहीं से शिप्रा थर थर कांप उठती है। अब साधना के बेटे अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े कमरे में चले जाते हैं। अब अगले दिन साधना के घर से जब अनजान लड़कियां नशे की हालत में बाहर निकलती हैं तो मोहल्ले के लोग, बाप रे, कभी कभी तो लगता है कि साधना का घर दिन पर दिन कोठा होता जा रहा है। बाप बेटे सभी एक जैसे हैं। हाँ हाँ, सही कह रही हो। मैंने तो अपने घर की बहू को समझा दिया कि साधना के घर के आसपास भटकना भी नहीं है। अब साधना और शिप्रा बालकनी में खड़ी होकर ये सब सुन रही होती हैं। माँ, ये सब क्या हो रहा है? लोग बातें बनाने लगे हैं। हाँ बेटी, पर मैं क्या करूं? मेरे बेटे भी ऐसे हो जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था मेरे बेटे बड़े होकर मेरी हिम्मत बनेंगे, लेकिन ये तो। अब नशे की हालत में नीलेश वहां आता है। अरे खड़े खड़े यहाँ बातें कर रही है, मुझे नाश्ता कौन देगा? जी दे रही हूँ। अब साधना फटाफट रसोई में जाकर खाना बनाती है और अपने पति को खाने को देती है। वहीं शिप्रा तैयार होकर कॉलेज जाती है तो, अरे शिप्रा, कभी हमें भी अपने घर ले चलो ना, जैसे तुम्हारा भाई और लड़कियों को ले जाता है। लगता है तुम्हारे घर में फुल प्राइवेसी है। इतने में एक चांदनी नाम की एक लड़की शिप्रा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। शिप्रा, ये सब क्या है? तेरे भाई के चक्कर में कॉलेज के लड़के तुझे छेड़ने लगे हैं। तेरा यहाँ आना अब सेफ नहीं है। अब मुझे भी लगता है कि मुझे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। अब शिप्रा कॉलेज से घर आती है और सारी बातें अपनी माँ से कहती है। माँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। घर की बातें बाहर निकल चुकी है, साथ ही मेरे कॉलेज तक पहुँच गई है। लड़के अब मुझे छेड़ने लगे हैं।
ठीक है, तू इस साल का कॉलेज कर ले, उसके बाद मैं तेरी शादी करवा दूंगी। अब इसी तरह एक दिन साधना छत पर कपड़े सुखा रही होती है। साधना, परेशान लग रही हो। खैर, परेशान तो होगी ही तुम जब पति और बेटे दोनों एक जैसे हो जाएं। पर मेरी बात मानो तो अपने बड़े बेटे की शादी कर दो। लड़की की जिम्मेदारी तो हर पुरुष को सुधार देती है। पर लड़की मिलेगी कहाँ से? एक अच्छा परिवार मेरे जैसे नशेड़ी घर में अपनी बेटी को देगा? अरे रिश्तेदारों में बात करो, थोड़ा झूठ बोल देना, क्योंकि अब समाज भी थू थू करने लगा है। मैं करती हूँ रिश्तेदारों में बात। अब अगले दिन साधना अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके रिश्ते की बात करती हुई। तुमने सोच भी कैसे लिया साधना कि मैं तुम्हारे नशेड़ी बेटों के लिए किसी लड़की का रिश्ता बताऊंगी? अरे फोन रखो, दोबारा मत करना। अब सुनकर साधना के अंदर एक डर बैठ जाता है कि शायद उसके बेटे की शादी कभी नहीं होगी। अब एक दिन जब साधना बाजार में सब्जी खरीद रही होती है तो एक बूढ़ी औरत का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है कि तभी एक मासूम लड़की उसको प्यार से संभालती है। अरे काकी, आप ठीक तो हो ना? चलो जल्दी जल्दी मेरे कंधों का सहारा लेकर उठकर खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ, उठ रही हूँ बेटी, घबरा मत। मैं खुश हूँ कि तेरी जैसी अनाथ लड़की को मैंने पनाह देकर उसे अपनी बेटी की तरह रखा और आज मुझे तुझसे एक बेटी की तरह ही प्यार मिलता है। अब ये बात साधना सुन लेती है। अच्छा, तो ये लड़की अनाथ है और इस बुढ़िया की उम्र भी अब कुछ ज्यादा बची नहीं है। क्यों ना इसी लड़की से मैं अपने बड़े बेटे की शादी करा दूं। अब साधना घर आकर अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैंने बड़े बेटे कैलाश के लिए एक लड़की पसंद की है। अब नीलेश जो इस वक्त नशे में भी है, मुझसे मत पूछो ये सब, मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटों की शादी हो या ना हो। माँ मेरी शादी क्यों करवानी है आप जानती है ना कि मैं एक लड़की के साथ सारी जिंदगी नहीं बिता सकता। माँ, शादी करके आप किसी लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर रही हैं? आपको पहले इन्हें सुधारना चाहिए। चुप कर, मुझे मत पढ़ा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं समाज में ये साबित करके रहूंगी कि मेरे बेटों की भी शादी हो सकती है। और तुम लोग अपना मुंह मत खोलना ज्यादा, कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। अब अगले दिन साधना अपने बड़े बेटे और बेटी को लेकर गरीब मालिनी के घर आती है। जी आप कौन हैं? लगता है रास्ता भटक गई हैं आप। नहीं जी, रास्ता नहीं भटकी हूँ, खुशी से आई हूँ इस घर में अपने बेटे का रिश्ता लेकर। अब दूर खड़ी वाणी सब सुन रही होती है। रिश्ते की बात करने आई हैं आप मेरी बेटी वाणी के साथ? आइए अंदर बैठिए ना। आप लोग तो काफी अमीर घर से लगते हैं। खैर, मेरी बेटी वाणी अनाथ है। 2 साल की उम्र से मैंने ही इसे पाला है और बहुत प्यार से रखा है। अब वाणी भी कहती है, जी मैं अनाथ हूँ, लेकिन मेरी काकी ने मुझे कभी माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दी है। अगर ऐसा ही प्यार मुझे आपके घर में मिलेगा तो ही मैं ये शादी करूंगी। घबराओ मत बेटी, हमारे घर में तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। क्यों बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल, रानी बनाकर रखूंगा मैं तुम्हें। हाँ सही कह रही है मम्मी और भैया। अब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद 6 हफ्तों में वाणी शादी करके पूरी विधि विधान के साथ अपने ससुराल आती है और दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। चलो भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। अब शिप्रा अपनी भाभी को कमरे में छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी वाणी का पति कैलाश, अरे दूर हट जा बिस्तर से, ये बेड तेरे लिए नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए सजा है। अब कैलाश इतना कहता ही है कि तभी एक लड़की वेस्टर्न कपड़े में कमरे के अंदर दाखिल होती है। आई लव बेबी, देखो तुमने बुलाया और मैं आ गई। ये सब क्या है कैलाश जी? आपकी पत्नी मैं हूँ, फिर ये लड़की आपके इतने क्लोज कैसे आ सकती है? तभी कैलाश धक्के मारकर अपनी पत्नी को बाहर फेंक देता है और वाणी वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां शिप्रा आती है। अरे भाभी क्या हुआ? चलो मेरे कमरे में चलो। अब शिप्रा अपनी भाभी को अपने कमरे में लाती है। नंद जी, आपके बड़े भाई वो ठीक इंसान नहीं है। वो नशे करते, उनके साथ एक लड़की भी थी। उन्होंने कहा कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। अरे भाभी घबराओ मत। और मेरे भैया नशे नहीं करते, जरूर शादी में उन्हें किसी ने पिला दिया होगा। और गर्लफ्रेंड का मतलब सिर्फ नॉर्मल दोस्त होता है। चलो रेस्ट कर लो। अब वाणी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सारी रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह वाणी देखती है कि वही लड़की बिखरे बालों के साथ कैलाश के कमरे से बाहर निकल रही है। ए लड़की, रुको जरा, कल रात कौन सी मीटिंग चल रही थी तुम्हारी मेरे पति के साथ? तभी वो लड़की वाणी का हाथ मोड़ते हुए कहती है, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे पता है तुम एक अनाथ हो जिसकी शादी जबरदस्ती कैलाश के साथ हुई है, और कैलाश की सभी इच्छा मैं कल रात पूरी कर चुकी हूँ। तुम्हारा यहाँ होना ना होना बराबर है। जाओ नौकरानी की तरह काम करो। अब ये सुनकर वाणी पूरी तरह से टूट जाती है। अब जैसे तैसे वाणी खाना बनाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है।
अब जैसे ही वाणी अपने पति, देवर और ससुर का खाना उनके पास जाकर लगाती है, उसे उनके शरीर से शराब की बदबू आती है। बाप रे, आप लोगों के अंदर से तो दारू की बदबू आ रही है। आप लोगों ने शराब पी रखी है क्या सुबह सुबह? बस कर बहू, तू तो ऐसे करी जैसे तेरे पति और ससुर शराबी हो। अरे शादी ब्याह का घर है, थोड़ा बहुत पी लिया है इन लोगों ने। अब सबको खाना खिलाने के बाद वाणी झूठे बर्तन रसोई में धोती है और फिर गंदे कपड़े धोकर छत पर सुखाती है और फिर खुद खाना खाने बैठती है। तभी उसका पति आता है और खाना उठाकर फेंक देता है और खींचकर उसे तमाचा लगाता है। यहाँ बैठकर खाना खा रही है, मेरे कपड़े कौन ही आयरन करेगा? अरे आपने तो सारा खाना फेंक दिया, अब खाना भी नहीं है। तो भूखी मर, और अब उठती है या बताऊं तुझे अभी? अब डर के मारे वाणी अपने पति के कपड़े प्रेस करती है। अब शाम को वाणी सब्जी खरीदने बाजार जाती है। तभी मोहल्ले के लोग उसके गालों पर निशान देखकर, बाप रे, लगता है साधना के बेटे ने अपनी पत्नी को बहुत मारा है। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और घर में मारपीट शुरू हो गई। देख लो, मुझे तो पता था वो नशेड़ी ऐसा ही करेगा। उसकी सास भी तो ये सब सहती आई है। अब ये सुनकर वाणी सोच में पड़ जाती है। अब सब्जी खरीद कर वाणी घर आती है और सीधा अपने सास के कमरे में जाती है। माँ जी, इस घर में कुछ गलत होता है क्या? आज मैं बाजार गई तो वहाँ सब मुझे तरह तरह के ताने दे रहे थे। उनकी बातों से ऐसा लगा जैसे इस घर के पुरुष कुछ गलत करते हैं और उस रात कैलाश जी एक लड़की लेके आए थे। अब ये सुनकर साधना खींचकर अपनी बहू के गाल पर चांटा लगाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और मेरे पति पर एक घिनौना इल्जाम लगाने की? अरे मोहल्ले के लोगों का तो काम है दूसरों की बहुओं को भड़काना। यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। अब इसी तरह एक दिन वाणी घर की साफ सफाई करते करते अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसका ससुर विदाउट शर्ट एक यंग लड़की के साथ बैठा है और उसके बालों में हाथ फेर रहा है। छी ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? और ये लड़की कौन है? माँ जी जल्दी कमरे में आइए। अब साधना शिप्रा को लेकर कमरे में आती है और बिना कुछ सोचे समझे खींचकर वाणी को ही चांटा मारती है। शांत हो जा, चिल्ला कर मोहल्ले वालों को बताएगी क्या कि तेरा ससुर किसी गैर औरत के साथ बैठा है? ये सब क्या है माँ जी? इसका मतलब आपको इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक सही औरत ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसका मतलब इस घर में यही होता है। शादीशुदा होने के बाद भी घर के पुरुष दूसरी औरतों के साथ संबंध रखते हैं। तब नीलेश भी वाणी को खींचकर एक चांटा लगाता है। अपना मुंह बंद कर बहू, खुद तो तू एक अनाथ घर से है और यहाँ आकर प्रवचन दे रही है। हाँ भाभी, घर की बात घर में ही रहने दीजिए। तभी वहां पर उसका नशेड़ी देवर अंकित भी आता है। हाँ भाभी, आप बात का बखेड़ा क्यों कर रही हैं? अब आप सब जान गई हैं तो शांत रहिए, क्योंकि आप भी यहाँ से कहाँ जाएंगी? आप भी अनाथ हैं, इसलिए खाना कपड़ा और अच्छा घर मिल रहा है तो मुंह बंद करके यहीं पड़ी रहिए। हे भगवान, मैं किन पापियों के घर में आ गई? ये घर नहीं, नर्क है, नर्क। अब इतना सोचकर वाणी रोते रोते वहां से चली जाती है। अब इस दिन के बाद से वाणी का पति खुलेआम अलग अलग लड़कियों को घर लेकर आता है। अरे ओ करमजली, यहाँ बैठकर क्या कर रही है? जा मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ अच्छा खाने का बना। मैं अपनी सौतन के लिए पकवान बनाऊंगी। आपने सोच भी कैसे लिया? अब यह सुनकर कैलाश वाणी के बालों को नोचने लगता है। तू क्या, तेरा मरा हुआ बाप भी बनाएगा पकवान? अनाथ कहीं की। उतारूं बेल्ट अभी, एक एक चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब शिप्रा वहां आके, भाभी बना दो ना पकवान, क्यों माहौल खराब कर रही हो? आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। अब रोती हुई वाणी अपने सौतन के लिए पकवान बनाती है और वही सौतन हॉल में बैठकर दारू पीती है और चखना खाती है और इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। माँ जी, मैं अपनी काकी के पास जा रही हूँ कुछ समय के लिए। जाने के लिए मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन अगर तूने वहां जाकर अपना मुंह खोला ना तो सोच लियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार चली तो जाऊं, वापस कभी नहीं आऊंगी। जी ठीक है। अब वाणी अपनी काकी के पास आती है। 2 दिन उसकी काकी उसका अच्छे से स्वागत करती है, लेकिन तीसरे ही दिन, बेटी तू अपने ससुराल कब जाएगी? ज्यादा दिन तक यहाँ मैं रहने नहीं दूंगी तुझे, वरना सब कहेंगे कि अनाथ थी इसीलिए ससुराल वालों ने भगा दिया है। अरे काकी ने तो मेरी बात सुने बिना ही मुझे कह दिया कि मैं यहाँ से चली जाऊं। शायद मुझे चले ही जाना चाहिए। ठीक है काकी। अब वाणी मायूस होकर दोबारा अपने ससुराल आ जाती है। अब इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और अब साधना को अपने छोटे बेटे के लिए भी एक गरीब घर की लड़की मिल जाती है। माँ जी, इस घर में मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है और अब आप दूसरी लड़की लाकर उसकी भी जिंदगी खराब करेंगी। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। ऐसे कैसे नहीं होने देगी? मेरी दूर की चचेरी बहन ने रिश्ता बताया है और तुझे तो मैं शादी में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं करूंगी। कल हम जा रहे हैं लड़की देखने। अब परेशान होकर वाणी अपने कमरे में आती है। देवरानी जी, मैं ये शादी तो नहीं रोक सकती, लेकिन मैं तुम्हें वो सब नहीं सहने दूंगी जो मैंने सहा। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानूंगी और तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी।
अब अगले ही दिन साधना लड़की देखने जाती है, जहां साधना को पहली नजर में ही लड़की पसंद आ जाती है और रिश्ता फिक्स हो जाता है। जिसके बाद कुछ ही हफ्तों में पूरी विधि विधान के साथ साधना की छोटी बहू अपने ससुराल आती है। आओ छोटी बहू, कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब नव्या कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। छोटी भाभी, भैया अभी थोड़ी देर पहले ही कमरे में चले गए, जाइए आप भी आराम कर लीजिए। जी ठीक है। अब नव्या अपने कमरे में आती है, जहां उसका पति शराब की बोतलें पी पी कर तोड़ रहा होता है। नव्या ये सब देखकर घबरा जाती है। बचाओ बचाओ, कोई है, जेठानी जी मेरी मदद करिए। अब बगल में कमरे में सोती वाणी उठकर देवरानी के कमरे में आती है। हाँ क्या हुआ देवरानी जी? बाप रे देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी सारी शराब पी है आपने और ऐसे कोई बोतलों को तोड़ता है? वही तो जेठानी जी, ये इतना नशा कैसे कर सकते? मैं इस कमरे में नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ ठीक है देवरानी जी, आप मेरे कमरे में चलिए। नहीं, मेरी पत्नी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आप अपने कमरे में जाओ बड़ी भाभी। तुम्हारे भैया एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, इसीलिए देवरानी जी मेरे कमरे में सोएंगी। और अगर अपने कमरे में देवरानी जी को रखना है ना, तो होश हवास में रखना। अब वाणी अपने कमरे में ही अपनी देवरानी को सुलाती है। अब अगले दिन नव्या के चेहरे पर काफी डर होता है। क्या हुआ छोटी बहू? कल तक तो तुम्हारा चेहरा काफी चमक रहा था, चेहरे पर ये मनहूसियत क्यों है? हाँ क्या हुआ छोटी भाभी? माँ जी, किसी भी लड़की के चेहरे पर रौनक तभी रहती है जब उसका पति उस रौनक को बरकरार रखे, लेकिन जब एक औरत अपने पति की सच्चाई देख ले तो उसके चेहरे की रौनक हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और कल देवरानी जी ने देवर जी को कमरे में शराब की बोतल तोड़ते हुए देखा और वो नशे में धुत थे। बस बस ठीक है, बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, ठीक है? कुछ नहीं होता, घर के पुरुष थोड़ा बहुत दारू पीते ही हैं। हाँ और क्या, नहीं तो भाभी आपकी पहली रसोई है ना, जाइए आप खाना बना लीजिए। अब मुंह लटकाकर नव्या अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और सबको खिलाती है। अरे खाना तो अच्छा बना है। हाँ ठीक ही है खाना तो। अब सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर व्यस्त हो जाते हैं। वहीं नव्या मुंह लटकाकर अपने कमरे में बैठी होती है और खाना नहीं खाती। तभी खाने की थाली लेकर उसकी जेठानी कमरे में जाती है और अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है। नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ। देवरानी जी, यहाँ खाना छोड़कर कुछ नहीं होगा, ये लोग ऐसे ही हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मुझे पता होता कि मेरी शादी ऐसे घर में हो रही है तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। धोखेधड़ी में मैं इस घर की बहू बन गई। मेरे साथ भी यही हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो फटाफट खाना खा लो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। अब नव्या खाना खाती है। अब रात को नव्या घर में चक्कर काट रही होती है। देवरानी जी चलो मेरे साथ सो जाना, अब इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। क्यों जेठानी जी, और अब तक ये आए क्यों नहीं है? अब नव्या इतना कहती है कि तभी कमरे में अंकित एक लड़की के साथ घर में दाखिल होता है। अरे आप आ गए अंकित जी, एक मिनट, ये लड़की कौन है? हे डोंट टच माई बॉडी बेबी, कमरे में चलो ना, ये टाइम वेस्ट कर रही है हमारा। अब सुनकर नव्या दंग हो जाती है। वहीं अंकित उस लड़की को ले जाकर कमरा बंद कर लेता है। अब नव्या जोर जोर से दरवाजा पीटती है। तभी अंकित दरवाजा खोलकर उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है कि तभी वाणी उसका हाथ पकड़ लेती है। खबरदार देवर जी, जो इन दो कौड़ी की लड़कियों के लिए आपने मेरी देवरानी पर हाथ उठाया तो। भाभी, हमारे मैटर में मत बोलिए। बोलूंगी मैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बड़ी भाभी तुम्हारे भाई से पिट गई तो तुम भी अपनी पत्नी के साथ वही करोगे? और तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक शादीशुदा औरत का घर उजाड़ रही हो। गंदी नाली के कीड़े भी तुम जैसी औरतों से दूर रहते होंगे। अब ये सुनकर उस लड़की को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद नव्या कमरे में जाती है कि तभी अंकित नव्या का गर्दन पकड़ लेता है और नव्या तेज तेज चीखने चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, मम्मी जी, पापा जी, जेठानी जी। अब सभी कमरे में आते हैं। क्या हुआ देवरानी जी, क्या हुआ? आप ठीक हो? देवरानी जी, आपके जाते ही इन्होंने मेरा गला दबाया और इन्होंने कहा कि मेरी वजह से इनकी गर्लफ्रेंड चली गई। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ भी करता है, मजाक कर रहा होगा तुमसे। हाँ भैया मजाक कर रहे होंगे, वो उनकी फ्रेंड थोड़ी थी जो आपकी वजह से चली गई। अब गुस्से से वाणी अपनी सास और नंद को देखती है। चुप कीजिए, आप दोनों को शर्म नहीं आती अपने बेटों की गलती पर पर्दा डालते हुए? देवरानी जी यहाँ से चलिए, ये सब कुछ देवर जी इंटेंशनली कर रहे हैं। आज रात यहाँ रुकना ठीक नहीं है आपका। अब इतना कहकर वाणी नव्या को लेकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह एक दिन नव्या देखती है कि उसका ससुर वीडियो कॉल पर किसी लड़की से बात कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं आज ही तुम्हारे रिजॉर्ट पर तुमसे मिलने जाऊंगा। कहो तो एक वाइन की बोतल ले लो। ससुर जी,
ये क्या कर रहे हैं आप? ये 25-26 साल की लड़की आपसे क्यों बात कर रही है? और आप तो शादीशुदा हैं, आपको शर्म नहीं आती? तभी वहां पर साधना आती है और अपनी बहू का हाथ मोड़ने की कोशिश करती है कि तभी वाणी अपनी सास को धक्का मारती है। क्या गलत कह रही हैं देवरानी जी? मैंने तो सह लिया, लेकिन ये नहीं सहेंगी। जो गलत है वो गलत है। आप अपने पति को सुधारिए। चलिए देवरानी जी, यहाँ पर ये सब खुलेआम ही होता है। अब नव्या धीरे धीरे अपने ससुराल वालों से डरने लगती है। वो न किसी से बात करती और ना ही कहीं बाहर निकलती। तभी उसके कमरे में वाणी आती है। देवरानी जी, मैं समझ रही हूँ, ये माहौल देखकर आप अपने आप को इस घर में अकेला और असहज महसूस कर रही हैं। चलिए हम कहीं बाहर घूमते हैं। नहीं जेठानी जी, ना तो मेरा कहीं जाने का मन है, ना किसी से बात करने का मन है। देवरानी जी, पहले मैं भी ऐसे ही अकेली रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, लेकिन अब आप आ गई हैं, आपके साथ तो जा सकती हूँ ना। चलो थोड़ा मन हल्का करने बाहर चलते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। अब वाणी अपनी देवरानी को लेकर बाहर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? माँ जी, देवरानी जी का मन ठीक नहीं है, अकेला महसूस कर रही हैं, इसीलिए बाहर ले जा रही हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन समय से वापस आ जाना, और खबरदार जो इस घर की बात किसी के आगे कही तो। अब नव्या अपनी जेठानी के साथ बाहर आती है, जहां मोहल्ले के लोग दोनों देवरानी जेठानी को देख रहे होते हैं। देखो, छोटी बहू के शक्ल की भी रौनक चली गई। बेचारी इस घर की औरतें तो बस मर्दों की शिकार होती हैं। जेठानी जी, ये लोग हमारे बारे में कितना गलत गलत बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम्हारे साथ तो अब तक गलत नहीं हुआ ना, और मैं होने भी नहीं दूंगी। अब वाणी अपनी देवरानी को एक 5 स्टार होटल में खाना खिलाती है। उसके बाद उसे शॉपिंग कराती है, जिसके बाद वो दोनों पार्क में आकर बैठते हैं। जेठानी जी, हम दोनों की तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में शादी करके। मुझे तो फिर भी आप हर मुसीबत से बचा लेती हैं, पर आपको किसी ने बचाया था क्या, जब आपने ये सब पहली बार देखा था? नहीं, मैंने तो बहुत कुछ सहा है, पिटी भी हूं इस घर में, लेकिन तुम्हें नहीं सहने दूंगी कुछ भी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अब इसी तरह एक दिन साधना का पूरा परिवार एक पार्टी में आता है, जहां नव्या साइड में अपने पति से। देखिए, ज्यादा दारू मत पीजिएगा, आपको सूट नहीं करती। अब नव्या इतना कहती है कि तभी उसका पति उसके हाथ को मरोड़ देता है। तू कुछ ज्यादा जुबान नहीं चला रही है अपनी? अब अंकित इतना बोलता ही है कि तभी वाणी आकर अपने देवर का हाथ झटक देती है। देवर जी, मेरी देवरानी का हाथ छोड़िए, नहीं तो पूरी पार्टी में चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी आपके घर के लोग कैसे हैं। अब अंकित वहां से चला जाता है। जेठानी जी, आपने तो मुझे बचा लिया, वरना मेरे पति तो इस पार्टी में मुझे मारते पीटते। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं, जिसके बाद साधना की बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं। तुम लोग अपने मुंह पर ताला लगा कर रखना, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। अब कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। साधना जी, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, और ये आपकी बहू है, ये भी काफी सुंदर है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता मंजूर है। वैसे आपके बेटे और आपके पति कहाँ हैं? जी, वो बिजनेस के काम में बिजी हैं, पर शादी में वो जरूर उपस्थित होंगे। अब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही हफ्तों में पूरी विधि विधान के साथ शिप्रा शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब शिप्रा कलश गिराकर घर के अंदर दाखिल होती है। बहू जाओ, कमरे में आराम कर लो, और सुनो, कमरे में अगर कुछ ऐसा वैसा देखो तो परेशान मत होना, घर की बात घर में ही रहने देना। अब ये सुनकर शिप्रा थोड़ी डर जाती है और घबराकर अपने कमरे में आती है। कमरे में तो सब कुछ ठीक है, फिर सासू माँ वो सब क्यों कह रही थी? अब शिप्रा इतना कहती है कि तभी कमरे में उसका पति एक दूसरी लड़की के साथ नशे में अंदर घुसता है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? चलो अच्छा है, अब अपनी आंखों से देखना कि तुम्हारा पति कैसे दूसरी लड़की के साथ आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब क्या है? तुमने मुझसे शादी की है? ये लड़की कौन है? अब शिप्रा इतना कहती है कि तभी दीपक शिप्रा को खींचकर चांटा लगाता है और शिप्रा वहीं गिर जाती है, जिसके बाद उसका पति दूसरी लड़की से चिपकने लगता है। नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब शिप्रा उठकर वहां से बाहर चली जाती है। अगले दिन सुबह शिप्रा, माँ जी, आपके बेटे को जब कोई और लड़की पसंद थी तो आपने मेरी शादी उनसे क्यों करवाई? कल रात वो एक लड़की घर लेकर आए थे। बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि कमरे में अगर कुछ भी देखोगी तो उसे वहीं भूल जाना। अरे मेरे बेटों की आदत है, आए दिन लड़की बदलते रहते हैं, पर धर्म पत्नी तो तू ही है उसकी। जाओ अब रसोई में काम कर लो। अब शिप्रा रसोई में आकर ढेर सारे झूठे बर्तन धोती है, सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन
उसकी आंखों की नमी खत्म नहीं होती। वो उदास मन से सबको खाना भी खिला देती है लेकिन खुद नहीं खाती। अब शिप्रा का पति रोज दारू पीकर घर में आता है। आप दारू क्यों पीते? शादी से पहले पता होता आप ऐसे तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। अब यह सुनकर दीपक वही बेल्ट उतार कर शिप्रा को मारने लगता है। मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत कर, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। अब इतना ही नहीं, कुछ हफ्ते बाद दीपक एक अनजान लड़के को घर लेकर आता है। शिप्रा तुम आज इसके साथ सोगी, इसके बदले ये मुझे अपनी पत्नी के साथ मौका देगा। छी छी, आप इतनी घटिया बात मुझसे कैसे कह सकते? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अब शिप्रा के मना करने पर दीपक उसे मारने पीटने लगता है। बहू पति की बात मान लेना, क्यों तमाशा कर रही है? जी माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब कभी नहीं करूंगी। अब शिप्रा वहां से भागकर अपने आप को स्टोर रूम में बंद कर लेती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, आपने मेरी बहुत गलत घर में शादी कर दी है। ये लोग तो भैया से भी ज्यादा बुरे हैं। आज मेरे पति ने मुझे एक दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर किया और वो खुद भी किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। वो मुझे टॉर्चर करते हैं। माँ, मुझे समझ में आया कि मेरी दोनों भाभी के ऊपर क्या बीतती होगी जब भैया उनके साथ नशे में उल्टी हरकत करते थे। अरे बेटी, तू ये सब क्या कह रही है? अब फोन स्पीकर पर होने के कारण नव्या और वाणी ये सब कुछ सुन लेती हैं। माँ जी, हमें फौरन शिप्रा के ससुराल जाना होगा। हाँ, हमने भी ये सब सहा है। हम समझ सकते हैं कि हमारी ननद पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। अब दोनों देवरानी जेठानी फौरन अपनी नंद के ससुराल पहुंचती हैं, वो भी पुलिस के साथ। अब पुलिस दीपक को एक लड़की के साथ पकड़ लेती है। क्या ले जा रहे हो आप मेरे बेटे को? मेरा बेटा निर्दोष है। शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरत के साथ पड़ा हुआ है, इसकी अकल तो हम ठिकाने लगाएंगे। अब पुलिस शिप्रा के पति को जेल में बंद कर देती है। वहीं दोनों देवरानी जेठानी अपनी नंद को लेकर वहां से चली जाती हैं। शिप्रा अपने घर आकर अपनी माँ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, अगर आज सही वक्त पर दोनों भाभी नहीं आती तो आज आपकी बेटी के साथ बहुत गलत हो जाता। अब शिप्रा इतना कहती है कि तभी उसके पिता, उसके बड़े भाई और छोटा भाई नशे की हालत में सिगरेट फूंकते हुए घर में घुसते हैं। कहाँ है मेरी पत्नी? अरे चल कमरे में चल। हाँ, और नव्या तुम भी चलो कमरे में, आज मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई है, समझी? अरे तेरी माँ वो कहाँ है? आज वो बहुत पिटने वाली है मुझसे। माँ, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी भाभीयों को इन दरिंदों का शिकार नहीं बनने दूंगी। भाभी, आप पुलिस कंप्लेन कीजिए मेरे दोनों भाई और मेरे पापा पर। अब जब आपने मुझे बचाया है तो मैं भी आपको इस नरक से बाहर निकालूंगी। तभी पहली बार साधना भी हिम्मत करके कहती है। हाँ बहू, आज तूने मेरी बेटी की जिंदगी बचा दी, लेकिन मैं कभी तुम्हें नहीं बचा पाई अपने ही बेटों से। मैं अपने समय पर चुप थी क्योंकि मेरी गोद में मेरे 3 मासूम बच्चे थे। तुम्हारा तो बच्चा भी नहीं है। तुम पुलिस कंप्लेन करो, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। अब दोनों देवरानी जेठानी पुलिस को घर बुलाती हैं, जिसके बाद पुलिस नीलेश, कैलाश और अंकित के हाथों में हथकड़ियां लगाते हैं। उनका फोन चेक होता है और वो लड़कियां भी गिरफ्तार होती हैं जो उनके साथ रोजाना घर आया करती थी। अब सभी जेल में बंद हो जाते हैं। अरे हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब एक झाड़ू लगाने वाली औरत नीलेश पर झूठी चाय फेंकते हुए, तुम सब तो वही मर्द हो ना जो औरतों के साथ घिनौनी हरकत करते हो। तुमसे अच्छे तो गली के कुत्ते होते हैं जो वफादार और इंसानियत बनाए रखते हैं। अब जेल में नीलेश, अंकित और कैलाश को काफी मार पड़ती है। लड़कियों को भी महिला पुलिस बहुत पीटती है और इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। बहू, अब तो उन लोगों की अकल ठिकाने आ गई होगी। जमानत करवा दे उनकी। अब नहीं, नोटिस पीरियड पर लेकर आएंगे ताकि अगर दोबारा कुछ किया तो उन्हें फिर से जेल भेज सकेंगे। अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ अपने पति को बेल दिलवाती हैं। वहीं घर आते ही उनके पति उनके कदमों में गिर जाते हैं। मुझे माफ कर दो वाणी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी दूसरी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, न कोई नशा करूंगा। हाँ, सही कहा, हम लोग बहुत ही पापी इंसान थे, लेकिन हमने हमारी सजा काट ली है और अब हम दोबारा वो गलती नहीं कभी करेंगे। साधना, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं ठीक रहता तो मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन पुलिस ने हमें यह एहसास दिला दिया कि हम कितने गलत थे और आज से हम कभी यह सब दोबारा नहीं करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची थी। अब दोनों देवरानी जिठानी और साथ ही उनकी सासू माँ अपने पति को माफ कर देती हैं, जिसके बाद उनके पति उनके साथ प्यार से पेश आने लगते हैं और शराब को भी कभी हाथ नहीं लगाते। अब मुझे लग रहा है कि मेरा परिवार भी एक सात्विक परिवार है। भाभी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया। अब कुछ महीने बाद शिप्रा की भी दूसरी शादी हो जाती है और उस दिन के बाद से सभी खुशी से रहने लगते हैं।